नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैंने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर के पहला पार्ट या इसका अपलोड कर दिया था हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आप लोगों को बताए गए थे। और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का। जितने पार्ट बनेंगे वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें पिछले जो पार्ट में हमने क्या कुछ देखा था, तो आप लोग देखेंगे हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52 देखा था, 53 देखा था, 54 देखा था, 61 देखा था, 72 देखा था, 85 देखा था और 123 और 143 देखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने 63 और 64 को भी देखा था, 74 एंड 75 भी देखा था। इसके अलावा 79, आर्टिकल 80, 81, आर्टिकल 100, 105 और इसके अलावा हमने देखा था 108, 108 के बाद हमने देखा था 110, 112, 116 और 117। शायद इतने कुछ आर्टिकल्स जहाँ तक याद आ रहा है लास्ट पार्ट में हमने किए थे, लास्ट वीडियो में। अब आज जो आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान के, आप लोगों को वो करवा रहा हूँ मैं। देखिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने जैसे आर्टिकल्स लिख दिए कि जो मेरे को आर्टिकल्स याद है या इसके अलावा और भी बहुत कुछ याद है, आर्टिकल्स और टॉपिक वाइज चलते हैं, जो अलग से याद करके कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, चलिए एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपके 395 आर्टिकल्स है, इसके अलावा कुछ 100 के अराउंड 100 या 100 से ज्यादा 100-150 के अराउंड आपके अमेंडमेंट जुड़ जाते हैं इसके अंदर। उनके अंदर कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आप लोगों को वो जब टॉपिक चलेंगे ना, आपके जो पॉलिटी के जब टॉपिक चलेंगे, तो हर टॉपिक के हिसाब से 10 से 12 आर्टिकल आपको हर टॉपिक के हिसाब से मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो अलग से याद करने वाले, वो यहाँ पे वीडियो में करवा रहा हूँ। और कुछ हर टॉपिक के हिसाब से, जैसे जब मैं आपको राष्ट्रपति करवाऊंगा तो वहाँ पे 15 से 20 आर्टिकल अलग से मिल जाएंगे आप लोगों को। वो वहाँ पे याद हो जाएंगे, वो आसान रहेंगे वहीं पे याद रखना। लेकिन इकट्ठे सारे के सारे 395 आप लोगों के लिए याद करना बड़ा मुश्किल था, तो इस करके मैंने टारगेट वाइज कुछ आसान करने के लिए इनको कुछ पार्ट हम पहले बना रहे हैं इसका, उसको आप देख लीजिए। बाकी टॉपिक वाइज चलेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, एक और अनाउंसमेंट करनी है कि अगर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर ये आप लोगों को लग रहा है कि जैसे सर की आवाज है या सर जैसा समझा रहे हैं, अगर तुमको ये पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आगे जो हरियाणा की सीरीज लेके आ रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में जो है इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में लगभग बंद पड़े थे, तो हम वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पाए थे, वरना तो मैं सारे वीडियो अभी तक तो अपलोड कर चुका होता। अभी हमने 5-7 दिन पहले स्टार्ट किया है। तो अब मैं जो हरियाणा का भी ग्राम सीव है, आज की अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज है 9 दिसंबर 2020। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आगे हरियाणा ग्राम सीव का एग्जाम आना है और उसके बाद हरियाणा के जो SI के या पटवारी वगैरह के जो भी कांस्टेबल के एग्जाम होने हैं, वो आगे मेरे ख्याल में मार्च तक हो जाएंगे। तो मैं उनके ऊपर भी अच्छे से सारी वीडियो लेके आऊंगा, कंप्लीट वीडियो। मेरे ख्याल में इस महीने के एंड तक 70 से 80% हरियाणा आपका मैं अपलोड भी करवा दूंगा। आज भी मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद आज के दिन ही और वीडियो बनाई जाएगी। देखिए, अगर ये आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो, आपको लगता है कि जैसे मैं समझाने का तरीका है, जैसे मेरी आवाज है, मेन बात जैसे यूट्यूब पे आवाज की रहती है, क्योंकि टीचर्स तो बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, लेकिन बहुत सारे टीचर्स कंटेंट तो डाल रहे, लेकिन उनका पढ़ाने का या उनकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि सुनने वाले को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ आपकी कानों में साफ साफ हो जा रही है, इसका मतलब आप लोगों को वो याद भी हो रही होगी साथ के साथ, और तरीका भी आप लोग देख ही पाओगे। तो आप लोगों ने क्या देखना, आप जो सेकंड पार्ट में मैं करवाऊंगा, लगभग जितने भी पार्ट बचे, आर्टिकल्स बचेंगे वो आगे देखेंगे अगले पार्ट में। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के करवा रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए आपको 4 आर्टिकल याद रखने साथियों। आर्टिकल 124, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 137। इसको मैं 3 स्टार कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे आर्टिकल 143 हम कर चुके, आर्टिकल 143।
124 में क्या है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 124 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था वो आर्टिकल 124 में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किस में आ जाती है, अनुच्छेद 124 के अंदर। और आर्टिकल 131 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 131 में क्या आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं इसके अंदर। इंग्लिश में अगर बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल आरंभिक अधिकार, जो इसके मूल आरंभिक अधिकार अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, कि यानी इसके फैसले कहां तक मान्य रहेंगे, वो आते हैं आपके 131 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां से लेकर के कहां तक, यानी उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके फैसले कहां तक मान्य रहेंगे, ये बताया गया 131 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 137 मैंने 3 स्टार कर दिया है, बाकी चाहे याद रखो ना याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या है भाई, जुडिशियल रिव्यूज है। क्या है, जुडिशियल रिव्यूज यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी इसका मतलब क्या है जुडिशियल रिव्यूज का, कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो कुछ साल के बाद चाहे तो उस फैसले के ऊपर दोबारा भी वो फाइल खोली जा सकती है और उस फैसले को बदला जा सकता है। तो यानी इसी का मतलब है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, कि अपना जो न्याय किया, उसने जो फैसला सुनाया है उसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है और दोबारा से कोई नया फैसला उसके ऊपर लिया जा सकता है। ठीक है। और 143 में आपको बताया दिया था मैंने कि इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि अगर किसी कानून या किसी मुद्दे के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह देनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्य नहीं है राष्ट्रपति की उस सलाह को माने या ना माने, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम बात करें 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल आरंभिक अधिकार, यानी उसके फैसले कहां तक लागू होंगे 131 में आ जाता है। जुडिशियल रिव्यूज 137 में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सलाह, जो सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं वो आर्टिकल 143 में आ जाता है। और सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो 4 याद रखोगे, 124, 131, 137 और 143 सुप्रीम कोर्ट से जोड़ करके देखोगे आप याद कर पाओगे। वैसे भी आप लोग देखिए इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से यहां तक जो आर्टिकल चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जोड़े हुए हैं। अगर आपके पेपर में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से चीजें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई मिलेगी। तो आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं एग्जाम में। देखिए आगे अगला पोर्शन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। हाँ, या जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 74 में मैंने मंत्री परिषद बताई थी केंद्र सरकार में, ठीक है, जो राष्ट्रपति की कानून निर्माण प्रक्रिया में मदद करेगी। और 75 में मैंने आपको बताया था उस मंत्री परिषद का हेड जो या जो मुखिया होगा उसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा। अब 76 करते हैं। 76 मैंने वहां पे मैं ध्यान नहीं रहा, मैं आप दोबारा करवा देता हूं आप लोगों को। 76 तो आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ 2 बड़ी पोस्ट है भारत की, ये 2 बड़े पद है आर्टिकल 76 और आर्टिकल 148 में। इसमें आता है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है भाई, यानी ये कह सकते हैं भारत सरकार का जो वकील बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये कानून का, जो सलाह देता है कानून के बारे में, जो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। 76 में आता है। और आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोग ये चेक करके बताओगे, या अगर आपको करंट का डेटा याद है तो आज के टाइम पे, ठीक है ना, जिस टाइम पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कि आज के टाइम पे भारत का महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है। उसके बाद आप देखोगे आर्टिकल 148, इसके अंदर आता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या करता है कि जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं उनके खर्चे का हिसाब किताब रखते हैं, उनका पूरा डेटा अपने पास रखता है कि कहाँ से कितना कमा रहे, कहाँ कितना खर्चा कर रहे हैं। तो सीएजी के पास इसकी सारी रिपोर्ट होती है, सारे खर्चों का हिसाब किताब होता है। तो 76 और 148 आप दो इनको बड़े आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं तो याद करने का तरीका है, जैसे 76 148 दो बड़ी पोस्ट है भाई, ये मैं इसको तो 2 से गुना कर देता हूं और इसमें 2 ऐड कर देता हूं। इसको याद करने का तरीका है, महान्यायवादी से 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 6 में 2 जोड़ोगे 8। तो इस तरीके से आप 148 आर्टिकल में पहुंच जाते हैं, भारत के महान्यायवादी से नियंत्रक के महालेखा परीक्षक तक पहुंच जाते हो आप लोग। दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने आप लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा भाई जो इनके बारे में जानकारी है टॉपिक वाइज, इनके बारे में 5-5 10-10 लाइन, जो इनके वेतन भत्ते कितने होते हैं, कितनी रिटायरमेंट कितनी उम्र में होते हैं और कौन से आर्टिकल में है, ये सारी चीजें, और पहला कौन था अब कौन है वो उस टाइम लिखाया जाएगा, वरना ये करंट पे डेटा होता है, आप लोग देख भी लोगे इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति किया था, देखिए थोड़ा राष्ट्रपति से जोड़ के बताऊंगा भाई। केंद्र में कानून निर्माण प्रक्रिया में सबसे बड़ी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, तो राज्यों में कानून निर्माण प्रक्रिया में सबसे बड़ी पावर राज्यपाल के पास होती है। इसके पास होती है राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है। अब मैं देखिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 3-4 एक आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद था, 53 में राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां थी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन था यानी उसका इलेक्शन कैसे होगा, और उसके बाद हमने 61 देखा था, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस, और 72 में हमने देखा था कि अक्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 2-4 आर्टिकल यहाँ जोड़ के बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए हम आर्टिकल 152 देख रहे हैं, आर्टिकल 152, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 एंड आर्टिकल 161, 152, 153, 54, 155 और 161 देखोगे भाई। वहां पे आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति दिया गया है, तो कई बार गलती कर देते हैं कि भाई राज्यपाल कहाँ दिया गया है। तो इसमें अगर हम 100 का डिफरेंस देखें तो 152 पे पहुंच जाओगे, लेकिन आप कई बार लोग ऐसे याद कर लेते हैं क्योंकि राज्यपाल के जो आर्टिकल मेनली बुक्स में जो स्टार्ट करते हैं 152 से स्टार्ट करते हैं, तो यही गलती कर देते हैं कि राज्यपाल का पद या राज्यपाल का पद तो जो है 152 में दिया गया होगा, लेकिन वो 152 में नहीं दिया गया है, वो राज्यपाल के पद की परिभाषा दी गई है। राज्यपाल की परिभाषा इसके अंदर दी गई है, राज्यपाल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यपाल की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दी गई। ध्यान रखिए पोस्ट नहीं दी गई है कि क्या होता है, क्या कुछ इसका जो क्या असल में क्या पोस्ट होती है, इसके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल होता क्या है, ये 152 में। अब अगर आपने याद रखना है तो मैं ये तीनों आर्टिकल इकट्ठे जोड़ देता हूं। अब यहां से 52 में राष्ट्रपति का पद है तो 153 यानी 101 नंबर और बढ़ा दो, इसमें भी 101 नंबर बढ़ा दो, इसमें भी 101 नंबर बढ़ा दो, तो 52 में जब 101 जोड़ोगे तो 153 में पहुंच जाओगे। तो इसमें आते हैं राज्यपाल का पद, या राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। राज्यों के लिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। वो 52 में राष्ट्रपति है, 101 जोड़ोगे 153 में आ जाएगा आपका राज्यपाल। अब देखिए यहाँ पे कार्य और शक्तियां 53 में थी, यहाँ पे इसकी कार्य और शक्तियां 154 में यानी 101 ऐड करके आ जाती है। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां की क्या काम होंगे, कितनी पावर होगी इसके पास, ये बताया गया। वर्किंग एंड पावर्स जो उसकी फंक्शनिंग एंड पावर्स दी गई है 154 में। कई बार दोस्तों थोड़ा सा मैं काफी सालों से चंडीगढ़ की तरफ रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी के जैसे 51 है 51 बोला जाए गलती से, या फिर 52 को 52 बोला जाए, तो थोड़ा सा यहाँ कई सालों से जबान पे एक अलग वर्डिंग भी चढ़ चुकी, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना उसके बारे में कि अगर मैं 154 को हिंदी में 54 बोलते 54 बोल दूं मैं पंजाबी में निकल जाती है। वैसे मैं हरियाणा से हूँ लेकिन थोड़ी सी अब ये रह करके यहाँ पे थोड़ा सा आदत बन चुकी है बोलने की, ठीक है ना। तो कार्य हम शक्तियाँ आती है 154 में, 154 में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर हिंदी में जाए आपका। 155 में यहाँ पे 54 में 101 जोड़ोगे तो 155 आ जाएगा भाई। यहाँ पे क्या था, राष्ट्रपति का इलेक्शन की प्रोसेस थी 154 में, यहाँ पे 55 में यानी 101 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे राज्यपाल का निर्वाचन नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है। यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करता राज्यों के लिए, तो राज्यपाल का मनोनयन आ जाएगा इसमें, राज्यपाल का मनोनयन, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आप लोग इसमें याद रखोगे राज्यपाल की अपॉइंटमेंट होता है, उसके इलेक्शन नहीं होता उसके लिए। अब देखिए यहां पे 61 में याद रखोगे, 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी। यहां भी 61 यानी 161 दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा रिलेट करिए, लेकिन डेटा बिल्कुल मैच नहीं करता दोनों के लिए। डेटा क्या मैच नहीं करता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया थी। यहाँ पे जो राष्ट्र, यहाँ पे 72 के साथ मैच करना है 161 को। यहाँ पे राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो फैसले होते हैं उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है। मान ली किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है, कुछ भी उसके पास हक है कि वो अपनी अक्षमादान की शक्ति भारत के संविधान ने उसको दी 72 के तहत राष्ट्रपति को। तो 161 में राज्यों में राज्यपाल भी, जैसे आपके हाई कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, उनके सुनाए गए फैसलों को बदल सकता है, ठीक है ना। तो अक्षमादान की शक्ति, पावर्स टू ग्रांट पार्डन, अक्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। राज्यपाल को 161 आर्टिकल भारतीय संविधान के इसके तहत प्राप्त है, और राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के 72 अक्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को इसके तहत प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों राज्यपाल के देखिए 52 से 152 याद नहीं रखोगे, 152 अलग से याद रखोगे क्योंकि वहां पे सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। फिर ये तीन जो लगातार इसमें 101 ऐड करके लगातार सेम आ जाते हैं, लेकिन 54 में जो 54 में है राष्ट्रपति का इलेक्शन था, यहाँ पे राज्यपाल का अपॉइंटमेंट आएगा, इलेक्शन नहीं होता उसके लिए। और जैसे यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया थी, राज्यपाल के लिए कोई महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होती क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया है, तो जिसने अपॉइंट किया वो हटा भी सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले पोर्शन पे आते हैं। भाई हमने वहां पे संसद किया था, क्या किया था, संसद किया था। संसद के 1-2 आर्टिकल लिख देता हूं, थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लेना। सेंटर में कानून निर्माण प्रक्रिया में जो प्रोसेस होती है वो संसद में होती है। तो 79 में संसद, वो उस बिल्डिंग जो है वो 79 में, वो संसद खुद 79 में आती है। इसका पहला सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा इसमें खुद पार्लियामेंट यानी संसद आ जाती है, और लोकसभा इसका द्वितीय सदन होता है, वो 81 में आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं जो करवा रहा हूं, संसद में करवा चुका हूं, अब मैं करवा रहा हूं राज्य विधानमंडल। अब जो करवा रहा हूं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल आप लोगों को करवा रहा हूं। इसके अंदर आप लोग कुछ आर्टिकल याद रखेंगे, जैसे आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। ये 4 आर्टिकल आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए वहां पे मैंने बताया था संसद उसके 3 सदन होते हैं वैसे, लेकिन 2 का ही जिक्र करूंगा। तीसरा राष्ट्रपति होता है, जैसे एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। संसद 79 में आता है, राज्यसभा आता है आपका 80 में, और 81 में लोकसभा आता है। यहाँ पे जनता के चुने हुए डायरेक्ट प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा में। तो अगर कई राज्य ऐसे भारत में जिन्होंने अपने यहाँ पे संसदीय व्यवस्था जैसा ही कानूनी निर्माण प्रक्रिया का व्यवस्था बिल्कुल संसदीय व्यवस्था कर रखी है, मतलब वहां पे जो विधान मंडल होता है राज्यों में जहां पे कानून बनता है उस बिल्डिंग को विधान मंडल बोला जाता है। अब देखिए इसके भी 2 सदन होते हैं अगर देखा जाए,
तो जैसे यहाँ पे लोकसभा यानी जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसमें डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं। किसमें जाते हैं? विधानसभा में जाते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। उसके अंदर जो बैठेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो इसमें भी एक परमानेंट हाउस की व्यवस्था राज्यों के लिए की गई है, लेकिन वो राज्यों की अपनी मर्जी, वो रखे या ना रखे अपने यहाँ पे एक कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं कुछ। ये विधान जो आपकी जिसको हम बोलेंगे विधान परिषद जो बोलेंगे, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, ठीक है। ये बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर हो गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाएगा इनको। अब देखिए जैसे 79, 80 और 81 था, तो ये 168, 169 एंड 170 इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। वहां पे राष्ट्रपति होता है तीसरा सदन, वो 52 में आता है। यहाँ पे राज्यपाल तीसरा सदन होता है, वो 153 में आता है। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। अब मैं समझा देता हूं इनके अंदर है क्या, समझिए। 168 में 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई भाई, राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई। राज्य विधानमंडल आ जाता है 168 में, 168 में। उसके बाद इसका पहला सदन, जैसे वहां पे राज्यसभा बोला था, यहाँ पे विधान परिषद आ जाएगा। अब विधान परिषद का क्या है, इसमें विधान परिषद दिया गया है। क्या दिया गया है? विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद के बारे में क्या है, उसका गठन और उसका उत्साद, गठन और उत्साद दोनों बताया गया इसमें। उत्साद का मतलब क्या है? जो हटाना होता है, ठीक है ना, जो है एबोलिशन बोल सकते हैं आप इसको, और इसको क्रिएशन बोल सकते हैं। क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी आप विधान परिषद का गठन भी कर सकते हो आर्टिकल 169 के तहत। अब अगर किसी राज्य में नहीं है तो वो निर्माण कर सकता है, लेकिन करेगा आर्टिकल 169 के तहत। अगर किसी ने कर लिया और बाद में देखा कि भाई ये तो कानून निर्माण प्रक्रिया में बहुत देरी कर रही है और हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर पुराने जैसे चाहिए, तो उसी को हटाएगा भी, तो वो आर्टिकल 169 के तहत ही वो राज्य उसको हटाएगा। तो गठन और उत्साह यानी विधान परिषद का बनाना और बिगाड़ना 169 में आता है। अब विधान और जो मेन जिसमें जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, जहां पे एमएलए बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इसको बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे आ जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। यहां 171 में भाई देखिए कई जगह गलती होने की संभावना होती है। 171 में क्या, देखिए 169 में आपको लगता है विधान परिषद है, 171 में भी विधान परिषद ही है। यहाँ पे बनाना और बिगाड़ने की बात की, आप बनाना चाहो या बिगाड़ना चाहो, उसको हटाना चाहो तो 169 के तहत, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा 171 में बताया गया। विधान परिषद की संरचना बताएगी इसमें, विधान परिषद की संरचना, ठीक है ना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरीके से आप लोग राज्य विधानमंडल को याद रखोगे। और उसके बाद जब ये आज का लेक्चर, जब मैं ये वीडियो का जो टाइम पूरा होगा आज का, तो उसके बाद मैं ये एक रिवाइज भी करवा दूंगा कि हमने आज कितने आर्टिकल्स किए हैं। उसके बाद देखिए जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था आर्टिकल 124 में आता है, फिर हमने 131 किया था, 137 किया था और फिर 143 किया था। अब हम हाई कोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए आप लोग कुछ आर्टिकल याद रखोगे, जैसे आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, आर्टिकल 216, ठीक है, और आर्टिकल 231, आर्टिकल 214, आर्टिकल 216 और आर्टिकल 231, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या, आर्टिकल 214 के अंदर आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखिए आर्टिकल 214 को, कि सुप्रीम कोर्ट 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट किस में आता है? 124 में। तो हमने पहुंचना हाई कोर्ट तक, तो पहले 2 नंबर बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और चौथे नंबर में क्या आ जाता है? एज इट इज लिख देते हैं।
क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो इसके अंदर 214 में पहुंच जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो हाई कोर्ट का जो है गठन है इसके अंदर 214 के अंदर, यानी उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि जैसे 214 इनको इंटरचेंज कर दोगे तो 124 सुप्रीम कोर्ट से, यानी क्योंकि दो अच्छा नहीं लगता, पहले नंबर पे आओगे तो एक सीक्वेंस जब बनेगी तो आप सीक्वेंस वाले में सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद जो 231 कर रहे हैं हम, आर्टिकल 231 में क्या है भाई आपका, आर्टिकल 231 में जब आप लोग देखोगे आर्टिकल 231 में, तो भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, वह व्यवस्था, इसे वैसे याद कर सकते हो। देखिए 231 आर्टिकल में अपने आप में पता चल रहा है 2 या 2 से ज्यादा के लिए एक हाई कोर्ट, तो आर्टिकल 231 में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, आप लोग बड़े आराम से इन चीजों को कर पाओगे। चलिए 214, 216 और 231 तीन आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जोड़ करके आप लोग याद रखोगे। अब भाई इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन बनता है भारत के संविधान में, तो ये जो भी 7-8 करवाऊंगा 30% चांस इन 7-8 के आने के रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है केंद्र राज्य संबंध, क्या है, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था की गई है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया ताकि ज्यादा इंटरफेरेंस एक दूसरे के कामों में ना हो और देश सुचारू रूप से चलता रहे। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध भी अच्छे बने रहे, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिससे एक दूसरे से शक्तियों का टकराव ना हो। तो देखिए कहाँ पे है और कहाँ किस हद तक वो एक दूसरे की पावर्स में जाके इंटरफेयर कर सकता है, ये भी बताया गया इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोग आर्टिकल, इसके अंदर मैं स्टार कर रहा हूं पहले वाले आर्टिकल को, आर्टिकल 249, ठीक है, 249 जो है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि केंद्र अगर चाहे तो राज्य सूची में, देखिए 3 टाइप की आपकी सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। उनके अंदर कुछ आइटम डाल दिए गए जिनके ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। तो राज्य सूची के ऊपर अधिकार जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को है कानून बनाने का। तो आप देखोगे कि राज्य सूची के क्या है, मैं बात कर रहा हूं राज्य सूची के, अगर नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई लगे, उनको राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है, क्या है, राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, पर केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है। तो आप लोग देखोगे 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का या नेशनल इंटरेस्ट का दिखता है, राष्ट्रीय महत्व का दिखता है, तो ही उस राज्य सूची के आइटम के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 2 आर्टिकल आप लोगों को करवा रहा हूं, टू 66 and 267। आर्टिकल 266 एंड आर्टिकल 267, इसके 267 ठीक,
तो आप लोग इसमें क्या देखेंगे, 266 में जो आता है नदी जल विवाद आ जाता है भैया, ठीक है ना। 267 253 267 आर्टिकल 280 आर्टिकल 312 आर्टिकल 315, ठीक है ना। इसके अंदर दो आर्टिकल और थे, एक बार लेट मी चेक। एक यहाँ पे आता है आपका आर्टिकल, थोड़ा सा वो ध्यान से निकल गया था इसमें, मैं दोबारा से इसका सीक्वेंस बना रहा हूँ कि 262 और 263 आर्टिकल बीच में रह गया था इसमें, आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263। इसके बाद आप लोग देखोगे आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267, इनका इकट्ठा पेयर करोगे। आर्टिकल 280 वो अलग से है, एंड आर्टिकल 312 वो अलग से है, और आर्टिकल 315 ये अलग से देखोगे आप लोग। ये कुछ आर्टिकल्स है जो आप लोग इसके अंदर केंद्र राज्य संबंध के अंदर ये कुछ आर्टिकल याद रखोगे। देखिए भाई, इनका कर लेना इकट्ठा पेयर, इनका भी इकट्ठा पेयर बन जाएगा, और ये कर लो स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन दोनों का इकट्ठा पेयर बना करके आप लोग याद रखोगे। इसमें क्या है कि नदी जल विवाद बताया गया, इसके अंदर क्या बताया गया, नदी जल विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है, तो वो उसका निपटान के बारे में बताया गया 162 में 262 में बताया गया नदी जल विवाद। तो देखिए, जब इसको याद करने का तरीका क्या है कि 262 और 263 को इकट्ठे याद रखोगे। भाई नदियों का जो एक नदी जो बहती है वो एक से ज्यादा राज्य के बीच में बहती है, एक से ज्यादा राज्यों के बीच में जब बहती है तो हर कोई चाहता है कि हमको अपने हिस्से का पानी मिले, अपने हिस्से का पानी मिले, लेकिन जिस राज्य में वो पहले है तो वो उसका पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, बांध लगा लेता है या उसके पानी को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेता है, तो अगला राज्य ऐतराज करता है उसके ऊपर, या उससे अगला राज्य और भी ज्यादा ऐतराज करेगा, लास्ट वाले के पास तो पानी पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब तो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है। तो नदी जल विवाद की जो बात आती है तो वो आर्टिकल 262 के बीच में है, 262 के अंतर्गत उसका निपटान होता है। तो अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर राज्यों के बीच में विवाद होगा तो राज्य इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे, तो इसका मतलब बातचीत करेंगे तो अंतरराज्य परिषद बन जाएगी। तो इंटर स्टेट काउंसिल 262 में 263 में आ जाती है अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद आ जाती है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो 262 और 263 आप लोग इसको याद रखोगे। 262 में आता है नदी जल विवाद और 263 में आता है अंतरराज्य परिषद। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 262 इसके अंदर है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि यानी भारत सरकार अपना पैसा जो जमा करती है वो कंसोलिडेटेड फंड, यानी अपना जो बचत वगैरह जो यहाँ पे जाती है उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसके आगे आता है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, ये है कंसोलिडेटेड फंड, और ये कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, दोनों को इकट्ठा याद रखोगे। संचित निधि 266 में आता है, 267 में आता है आकस्मिक निधि। इसमें क्या फर्क है कि आकस्मिक निधि में क्या होता है कि सरकार को कई बार क्या होता है कि अचानक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो कंटिंजेंसी फंड भी बना के रखती है अपना। जैसे नेपाल में नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ का जो आर्थिक सहायता दी थी जब वहां पे भूकंप आया था, तो इस कंटिंजेंसी फंड से निकाल के पैसा दिया जाता है, क्योंकि सरकार कुछ जैसे कोई बाढ़ आ जाए और कोई
कोई सूखा पड़ जाए तो इस तरीके से जब एक देश में कोई विपदा आ जाती है तो अचानक पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो इस फंड से निकाल करके पैसा दे दिया जाता है। तो 266 और 267 इकट्ठा याद रखोगे आप लोग। 280 को मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर क्या आता है? वित्त आयोग। क्या आ जाता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन इसके अंदर आ जाता है भाई। फाइनेंस कमीशन आप लोग देखोगे 280 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ, या IRS हो गया आपका, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका निर्माण, इनके निर्माण जो होता है वो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। सबसे पहले सदन में बिल यही लेके आती राज्यसभा, यानी 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार दिया गया अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने का, ठीक है। 315 के तहत जो अखिल भारतीय सेवा का निर्माण होता है, एक बोर्ड बनाया गया है उनका सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो उस बोर्ड का नाम है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो आप लोग देखोगे यानी यूपीएससी, तो यूपीएससी आ जाता है आर्टिकल 315 के तहत, ठीक है। तो 280 में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग आ गया। तो आपका जो यूपीएससी 315 में यानी संघ लोक सेवा आयोग आ गया। और उसके बाद आप एक आयोग और याद रख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को एक आयोग और, जो आपका निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो और लिख लीजिए। इलेक्शन कमीशन आपका आता है 324 में, आर्टिकल 324 में आता है इलेक्शन कमीशन, यानी निर्वाचन आयोग आता है, निर्वाचन आयोग। और अगर हम डेट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 324 के तहत 3 आयोग याद रखोगे आप लोग। अब थोड़ा सा और आर्टिकल्स बचते हैं, उन आर्टिकल्स के ऊपर देखते हैं हम लोग। वो है आपके जैसे SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ आर्टिकल्स याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। जैसे आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, आर्टिकल 335, आर्टिकल 338, और बचता इसमें भाई जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 338 ए, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, देखिए पहले 330 में क्या है, जो अनुसूचित जाति है उनको लोकसभा में अनुसूचित जाति जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 330 में। और यही अगर हम बात करें लोकसभा में,
यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों लिखोगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अब देखिए